हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आ गए हो सब आप लोग। और अब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो हमारी बेसिक सीरीज चल रही है फिजिक्स को पढ़ने की, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। पहले मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई थी फिजिक्स को पढ़ने के लिए, क्या क्या सिंबल्स रिक्वायर्ड हैं, मल्टीप्लायर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो कि हमें उनकी वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए। तो वो सारी बातें मैंने पहले लेक्चर में की थी। अब इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम आज मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जब भी हम फिजिक्स को पढ़ने लगते हैं ना, तो अगर हमारी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है तो फिर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती। तो इसीलिए बच्चों आज हम मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कुछ मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलेज हैं हम उसको पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूलेज हमें लर्न होने चाहिए, टिप्स पे लर्न होने चाहिए, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आए, कैसी भी एप्लीकेशन हो, अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हमें उसका फॉर्मूला पता है तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसी सर्कल की, तो सर्कल के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उस सर्कल में दो चीजें निकलती है। एक तो उसका पेरीमीटर निकलता है और साथ में उसका एरिया निकलता है। ठीक है, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकलेगा। तो कोई हमने सर्कल लिया जिसकी रेडियस r है। हम सर्कल सब बनाना जानते हैं, छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पर ठीक है मेंसुरेशन का पार्ट है तो ले लेते हैं। तो कोई सर्कल है, सर्कल जिसका रेडियस हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, r ले लिया है। तो इसकी जो पेरीमीटर होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, और इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा बच्चों, πr² हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं स्फीयर की। अब ये हमारा 3D स्ट्रक्चर आ गया। जैसा हमारा सर्कल 2D स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से स्फीयर क्या होता है, हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है। और जब हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 4πr² बन जाता है। और उसके बाद में जब हम वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। मान लीजिए किसी स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों जब हम इसका क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, तो वो जब इसका रेडियस हम लोग देखते हैं तो वो स्मॉल r होता है। और जब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो वो क्या आ जाएगा, 4/3πr³ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए स्फेरिकल शेल। ये क्या है बच्चों, एक तरह का स्फेरिकल शेल है, यानी कि स्फीयर ही है लेकिन अंदर से कैसा है, वो खोखला है। ठीक है, अब आउटर शेल तो होगा, आउटर शेल यानी कि हमारा जो मटेरियल है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से हम अगर स्फीयर बनाएंगे, मैं 2D में अगर उसको बनाने की कोशिश करूंगा, तो एक आउटर रेडियस होगी, आउटर वाला पार्ट जो हमें दिखाई देगा, और मटेरियल है तो कुछ ना कुछ उसमें अंदर की तरफ भी एक पार्ट होगा, भरा हुआ होगा, वो अंदर से नहीं, वो अंदर से क्या होगा, खाली होगा। तो ये हमारी इनर रेडियस है। लेट्स सपोज इस इनर रेडियस को मैंने स्मॉल r बोल दिया है, और ये आउटर रेडियस है, इसको मैंने कैपिटल R बोल दिया है। तो आपसे ये कहा जाए इसका सरफेस एरिया निकालो, तो सरफेस एरिया तो बच्चों हम लोग इन रेडियस से निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 4πr²। और जब हम इसके मटेरियल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो वो हो जाएगा क्या, 4/3π कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। तो ये बच्चों हमारा जो वॉल्यूम है वो निकाला गया है किसका, इसमें जो मटेरियल है उसका। ठीक है, उसके बाद में सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप है। और इस सिलेंड्रिकल शेप में बात करें तो इसका जो लेटरल एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है, 2πrh होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो क्या होता है, πr²h होता है। ये यहाँ पर रेडियस होगी, ये हमारी क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ठीक है, और हमें टोटल एरिया निकालना है, जिसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी अगर इंक्लूड कर लें तो वो हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2πr कॉमन ले लिया, और यहां पर आ जाएगा h प्लस r। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेंडर है उसकी भी हम लोग ये सारी चीजें यहां पर निकाल सकते हैं। इसी में आगे देखते हैं बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कोन। ठीक है, कोन भी हम लोग सब जानते हैं, टोपी जैसी चीज होती है, ऐसा एक कोन होता है, राइट। इस कोन का जो लेटरल एरिया होता है वो πr√√r² प्लस h² होता है। h यहाँ पर हाइट होती है, ठीक है, और r क्या होती है बच्चों, इसकी रेडियस होती है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, πr√, यहाँ पर स्मॉल r² प्लस h² प्लस r हो जाएगा। इसका वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे तो बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे 1/3πr²h हो जाएगा बच्चों। इलिप्स की बात करें, अब आप कहेंगे सर इलिप्स क्या नई चीज आ गई, तो इलिप्स हमारे सामने ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये वाला रेडियस अलग होता है, ये रेडियस अलग होता है।
इसको हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पर अगर इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आप लोगों के सामने, सारे फॉर्मूला में लर्न करने हैं। 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। उसके बाद में एरिया निकालेंगे तो पाई ए बी यहाँ पर एरिया हो जाएगा, जहां पर ए मैंने बताया अभी आपको सेमी मेजर एक्सिस होता है और बी हमारा क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल हम सब लोग जानते हैं। ट्राइंगल में जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी क्या है, यहाँ पर साइड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब ए बी और सी। ठीक है, कई बार हमें पता नहीं होता, हमें केवल साइड्स दे रखी होती है, हमें ये हाइट नहीं पता होती, यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट हमें नहीं पता होती, लेकिन हमें क्या होती है, साइड्स पता होती है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब इसमें एस क्या बला है, एस है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी साइड्स हैं उन तीनों को सम करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, उससे s निकालेंगे और इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, उससे हमें क्या निकल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें बेस पता है, हमें हाइट पता है, तब तो हम सिंपली क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे और उससे हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में बच्चों रेक्टेंगुलर कंटेनर की बात करें तो लेटरल एरिया उसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो एल बी एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये चीज़ है, ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेड्थ है और ये क्या है, हाइट है। ये क्या चीज़ है हमारी, रेक्टेंगुलर कंटेनर है। ठीक है, इसके बाद में अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल और रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये बहुत हैं बेसिक बातें लेकिन हमें पता ही नहीं होती, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया। तो एंगल्स का यूज कहाँ है बच्चों, नेविगेशन के अंदर इसका यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज होता है, और यहाँ पर हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं। जब भी बात करते हैं हम लोग तो नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिग्रीज के अंदर बात होती है, पर जब भी कैलकुलस आ जाता है तो कैलकुलस के अंदर हम लोग एंगल की दूसरी यूनिट यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियंस यूज करते हैं। डिग्री से हम लोग बहुत इजीली फेमिलियर हैं, बहुत पुराने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं नेविगेशन के अंदर और एस्ट्रोनॉमी के अंदर, और हमारा जो नॉर्मल हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसके अंदर भी डिग्रीज के अंदर बात होती है। लेकिन फिजिक्स में आप देखोगे कि वहां पर रेडियंस में बात ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कैलकुलस के थ्रू यहाँ पर फिजिक्स को ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोगों को अगर ये चीज पढ़नी है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब जरा देखते हैं, ये जो बच्चों आपको एंगल दिखाई दे रहा है थीटा, जो कि ए बी अपॉन आर ए, कैसे निकला। हमने क्या किया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंटर है, ये आपके सामने एक आर्क है, एक पूरे सर्कल का आर्क है। ये आर्क ए बी इस एंगल, इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू ये आर्क अपॉन रेडियस। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये हमने क्या किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये एंगल निकाला हुआ है थीटा। अब ये कितना बनता है उस पर डिपेंड करता है। मान लो ये 90 डिग्री बन गया, हमने क्या किया, पूरा हमारा जो पिज्जा है वो पिज्जा का हमने 1/4 स्लाइस ले लिया। ठीक है, अब ये जो स्लाइस है, इस स्लाइस से हमें बोले कि भैया बताओ सेंटर पे वो जो स्लाइस है उसका जो आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इन्हीं कन्वर्जन्स को अगर मैं देखूं तो मुझे अगर 1 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो वो होती है पाई अपॉन 180। मजे की बात यह है कि डिग्री से रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है ना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से। 1 रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री के आसपास। ठीक है, और रेडियन से अगर आपको डिग्री में कैलकुलेट करना है तो फिर 180 अपॉन पाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, 180 अपॉन पाई करना पड़ता है। अभी ये कैसे होगा जरा देख लेते हैं। अगली स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए ये चीज डाली है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिग्री इज इक्वल टू आया पाई अपॉन 6 रेडियन। अब ये कैसे आया देख लेते हैं। भाई 30 डिग्री है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 30 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से। तो मैं जरा देखूंगा तो मुझे यहां पर क्या निकल के आया, पाई अपॉन 6 निकल के आया। तो रेडियन में मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई पाई अपॉन 6। ऐसे ही 45 डिग्री देखेंगे तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा, 60 डिग्री पाई अपॉन 3 हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। रिवर्स में निकालना है तो 180 अपॉन, हम लोग क्या करेंगे इसको 180 अपॉन पाई करेंगे। तो ये कर दिया आपने, पाई से पाई गया, ये 6 से ये 30 टाइम्स गया, तो 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग इनको इंटर कन्वर्ट करते हैं।
डिग्री से रेडियन के अंदर और रेडियन से डिग्री के अंदर। ये चीज भी हमें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स अगर निकालने हो तो बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको मान लीजिए आप लोग इसके अंदर चलते हो इस तरीके से, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इस तरीके से जब चलता है, ऐसे जब चलता है तो क्लॉकवाइज। तो आप अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसको पॉजिटिव मेजरमेंट लेकर चलते हैं। कैसा चलते हैं, पॉजिटिव मेजरमेंट। और आप अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव मेजरमेंट। तो ये एंगल हमारे नेगेटिव होंगे और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या है, ये कई जगह परेशान करेगा आपको 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर भी करेगा ये। अब ये है क्या सॉलिड एंगल, इसको तो समझे हम लोग। तो सॉलिड एंगल बच्चों बेसिकली हम लोग लाइन एंगल की बात करते हैं। तो लाइन एंगल क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहां पर आपका कोई रेफरेंस पार्ट रखा हुआ है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया है। यहाँ पर आपकी आंख भी आप समझ सकते हैं, कुछ लोग आंख के बेसिस पे बताते हैं। तो यहाँ पे कोई आई है ऑब्जर्वर की, कोई एक लाइन है, मान लो ऐसी एक लाइन है जिसको हमने बोल दिया ए बी। अब ये एंगल इस पॉइंट पर क्या सबटेंड हो रहा है इस लाइन के थ्रू, तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक हम लाइन ऐसे डाल देंगे जो इसको टच करती हुई जाएगी, एक लाइन हम इसको ऐसे डाल देंगे जो इस तरीके से टच करती हुई जाएगी। तो ये एंगल हमारा बेसिकली थीटा सबटेंड हो रहा है इस लाइन के थ्रू। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन एंगल बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि आर्क बना लेंगे। तो ये मेरा आर्क हो गया, यहां से यहां तक ये मैंने आर्क बना लिया। इस आर्क को मैंने बोल दिया पी क्यू, लेट सपोज क्या बोल दिया, पी क्यू बोल दिया। और यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस ले ली, लेट सपोज ये डिस्टेंस मेरी एल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आर्क लेंथ यानी कि पी क्यू डिवाइडेड बाय एल करूंगा तो मेरे पास में इस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ये बात हम लोग जानते हैं, राइट। तो मैंने लाइन एंगल्स के थ्रू ये चीज कैलकुलेट कर ली, तो ये लाइन एंगल हुआ। अब मान लो ये लाइन ना होके कोई रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शीट होती तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता। अगर ये कोई स्क्वायर शीट होती तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस आंख पर गिरने वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करते। तो ये जो शीट है ना, जैसे मान लो ये शीट है और यहाँ पे एक पॉइंट है इस जगह पे, तो ये शीट को कवर करता हुआ तो कोई स्फीयर ही बनेगा, राइट। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक स्फीयर है, ये वो शीट है। एक तरीके से मैंने एक टुकड़ा ले लिया, एक डीए, एक छोटा एरिया ले लिया है। ये किसी भी रेंडम शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा रेक्टेंगुलर ही होगा। तो ये रेंडम शेप का हो गया। अब इस शेप से उस पॉइंट पर यानी उस आंख पर जो एंगल बन रहा होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। आप देखोगे कि उसके हर पॉइंट को ज्वाइंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया हर ज्वाइंट को इस पे जब हम लोग मिला रहे हैं तो ये जो 3D में एंगल बन रहा है इस एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल। ये 3D के अंदर, तो जैसे यहां देख रहे हैं ना आप, तो ये जो एंगल बन रहा है ना 3D में, जिसको हमने यहाँ पर डी ओमेगा बोला है, तो बेसिकली ये यहां पर हमारा 3D के अंदर जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्या बोला जाता है बच्चों, सॉलिड एंगल बोला जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, यहां तो हमने क्या किया था, बेसिकली इस आर्क लेंथ को निकाला था, डिवाइड बाय एल कर दिया था। इस सिचुएशन में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां एरिया काम में आएगा। इस बेसिकली जैसे यहां, तो यहां ये जो शीट है ना, इस शीट का एरिया हमें यहां पर चाहिए होता है। उसी तरीके से यहां जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे इसका एरिया लिया जाएगा। तो ये जो डी ओमेगा है दैट विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे हम लोग, जो इसकी रेडियस होगी। जैसे यहां से यहां तक की ये रेडियस आपने दिखा रखी है, तो ये स्मॉल आर है, तो ये डी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी स्फीयर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये उसका एरिया होता है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इससे हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, इसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है स्टेरेडियन। तो हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल। तो बेसिकली ये आपका होता है बच्चों यहाँ पर सॉलिड एंगल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। चलो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हमारा बेस होता है, जो हमारी लेंथ होती है यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और साथ में हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए हमने कुछ फैक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं। और उन फैक्टर्स को ही हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। हो सकता है आप लोगों ने
10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी, हमारा सिलेबस का पार्ट है साइन थीटा कोस थीटा। तो वो चीज़ थोड़ा सा मैं जल्दी से आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये बेस है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये आपका क्या है यहाँ पर, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को अच्छे से आती है कि दैट इज, मान लो ये x है, दिस वन इज y, दिस वन इज z, तो वी इजीली कैलकुलेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो रिलेशनशिप है उनको भी देख लेते हैं बच्चों। साइन अगर कोई रिलेशनशिप है, ये साइन थीटा है यहाँ पर, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये y अपॉन r हो जाएगा। हम अगर कोस की बात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा की बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बच्चों कोसेक थीटा मेरा उल्टा रहेगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा मेरा r अपॉन y। कोसाइन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो एडजेसेंट साइड है यानी जिसको बेस कहा जाता है, अपॉन हाइपोटेन्यूस, हो जाएगा x अपॉन r। सेक थीटा वैसे उल्टा हो जाएगा तो r अपॉन x हो जाएगा। टेन थीटा की बात करें तो पूरे पूरे नाम भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोस थीटा को हम लोग बेसिकली यहाँ पर कोसाइन कहते हैं, साइन तो साइन रहता ही है। कोसेक थीटा को कोसेकेंट बोला जाता है। सेक थीटा यानी कि सेक को हम लोग सीकेंट बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, और उसके बाद में कोट जो होता है उसको कोटेंजेंट बोलते हैं। तो कोट हो जाएगा उसका उल्टा, क्योंकि टेन थीटा हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया हमारा y अपॉन x, और उसी तरह से कोट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन y। बहुत सिंपल है, हम सब लोगों को पता है। कुछ बच्चे इसको एल अपॉन के ए भी पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे इसको बोलते हैं PPB अपॉन, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होता है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए PPB अपॉन HHBB होता है, जिसमें ये साइन, ये कोस, ये टेन, फिर कॉट, सेक और कोसेक, इस तरीके से ये चल रहा होता है, राइट। तो ऐसे हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिसकी हम लोग बात करते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, और इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें लर्न करनी है। स्पेशली 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये भी हमें लर्न होनी चाहिए। 120, 135, 180 तक ये वैल्यूज हमें पूरी लर्न होनी चाहिए। ये जब हमें लर्न होती है ना बच्चों, तभी हम लोग इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देते हैं। तो आप अगर ये टेबल आपको लर्न नहीं है तो इसको जल्दी से आप लोग लर्न भी कर लें, ये आपके बहुत काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे हम लोग आ रहे हैं। ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करने हैं, याद होने चाहिए, ताकि हमें कहीं भी अगर एप्लीकेशन में जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनको अप्लाई कर दें। ये तो बहुत फेमस है, हम लोग सब जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से आगे के फॉर्मूलेज इसमें इंटर कन्वर्ट होकर बनते हैं। साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी के जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी जो बन जाएगा वो बन जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैसे रिवर्स हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये ध्यान रखिएगा, अगर प्लस माइनस इधर है तो माइनस प्लस होता है यहाँ पे। और जब हम ए माइनस बी की बात करेंगे तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो बनता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। इस तरीके से हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो हम लोगों को लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम, ये भी हम लोगों को आनी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम कब अप्लाई होती है ये भी पता हो। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर ये जो x है ये बहुत छोटा है इस 1 के कंपैरिजन में, तब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। ये हमारा कई जगहों पे काम आएगा फिजिक्स के अंदर भी। स्पेशली आप ग्रेविटेशन जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर जी का जो वैल्यू चेंज होता है डेप्थ के साथ में और हाइट के साथ में, वहां हम इसको अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डरना नहीं है, हमें यहाँ तक ही मोस्टली काम आता है। ये तो हम अगर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही सही, तो ये चीज हम वहां पर अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है तो 1 प्लस एन एक्स करना है। कब करना है, जब ये कंपैरेटिवली क्या हो, x बहुत छोटा हो 1 से, तब हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस की सरफेस से हम लोग h हाइट पे चले गए
और ऊपर की तरफ हमने लेट्स सपोज कुछ भी 2 स्क्वायर मान दिया, मतलब बहुत छोटी सी बात है, एक एग्जांपल से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, तो 1 प्लस h अपॉन आर हो गया और ऊपर हो गया मेरा स्क्वायर, राइट। अब h अपॉन आर का वैल्यू अगर आप देखो, क्योंकि रेडियस मेरी बहुत ज्यादा है अर्थ की, ये अर्थ की रेडियस है, h है जो छोटा सा, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, तो h अपॉन आर बेसिकली यहाँ पे बहुत छोटा होगा 1 से। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस 2 को आगे ले आएंगे, तो 1 प्लस 2h अपॉन आर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बाइनोमियल थ्योरम काम में आता है। फर्दर भी ये पूरी सीरीज चलती है, तो इसमें आता है n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों के काम में आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको क्या करें, यूज करें बाइनोमियल थ्योरम को, और आप इसको जब पढ़ लेंगे, ये आपको आ रही होती है, तो आपको फिजिक्स के अंदर भी दिक्कत नहीं आती, आप उसको इसमें अप्लाई कर सकते हो।